नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं अस्थमा यानी दमा, जिसे हम दमा के नाम से जानते हैं। उस बीमारी के बारे में, क्या है इसकी वजह, क्या है इसके कारण और कैसे इससे बचे। और लेकिन ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के लिए ये समस्या दुनिया में सबसे विकराल है और लगातार बढ़ रही है। तो पहले ये चीज़ समझते हैं कि भारत में स्थिति क्या है, दुनिया में स्थिति क्या है, और तब हम चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और बात करेंगे अस्थमा की। 2019 में दुनिया में 26 करोड़ 20 लाख मरीज हैं, ऐसा ये WHO की फाइंडिंग है। और 4.5 लाख मौतें इसी साल में हुई हैं। और इसी साल में भारत में 2 लाख मौत, यानी 4.5 लाख पूरी दुनिया में, भारत में 2 लाख, 50% से कुछ कम का ये आंकड़ा बैठता है। और इसमें एक बड़ी वजह यह है कि जागरूकता नहीं है, लोग जानते नहीं हैं कि उन्हें ये बीमारी है। छोटा मोटा कोई रोग समझकर उसको झेलते हैं, बाद में स्थिति विकट हो जाती है। इसी वजह से इसका जो फैलाव है वो भी ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर बीमारी गंभीर होगी तो और भी दूसरे खतरे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अब माहौल बदल रहा है और हम देख रहे हैं कि एक बेहद विकराल प्रदूषण की चपेट में पूरा देश आ चुका है, शहरी इलाके, ग्रामीण इलाके, तब ज़्यादा चिंता इसको लेकर होती है। तो एक्सपर्ट्स के साथ इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा दें। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी डॉक्टर राजेश चंद्रा हमारे साथ हैं। अमृता अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी मेडिसिन डॉक्टर सौरभ पाहुजा हमारे साथ है। और द योगा इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र भी हमारे साथ होंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पाहुजा, आपसे शुरुआत करते हैं। ये भारत में बता रहे हैं कि दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा मौतें हुई हैं, केसेस भी ज़्यादा हैं और तेज़ी से ये बीमारी फैल रही है, ऐसा हमारी स्टडीज़ कहती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई है तो वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल सच है। ये जो डाटा आपने दिखाया है, जो WHO का डाटा आपने दिखाया है, सिमिलरली हमारे यहाँ पे एक इंडियन स्टडी भी है, उसमें भी ये सेम डाटा पाया गया है कि लगभग 13 से 14% मरीज पूरे विश्व भर में जो भी अस्थमा के हैं, उनमें से वे सब 13-14% भारत में ही पाए जाते हैं। तो डाटा बिल्कुल ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल डाटा हो, चाहे वो नेशनल डाटा हो, दोनों सजेस्ट करता है कि हमारे यहाँ पे मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब हमारे यहाँ पे जिस प्रकार के मरीज हैं, वे ज्यादा गंभीर हैं, उनमें मौतें भी ज्यादा पाई जाती हैं एज कंपेयर टू जैसा कि विदेशों में या बाकी सब देशों में किया जाता है। और उसका सबसे मूल रूप कारण है अज्ञानता। हमारे यहाँ पे लोग अस्थमा को कोई एक बीमारी नहीं समझते हैं। हमारे यहाँ पे लोग अस्थमा का इलाज नहीं कराना चाहते हैं। और हमारे यहाँ पे जो अस्थमा का प्रॉपर इलाज है, जैसे कि इनहेलर्स, लोगों के लिए उसके प्रति काफी कोई भी जागरूकता नहीं है। इन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आई वुड से कि लोगों के अंदर इस चीज को लेके बहुत सारे मिथ हैं, जैसे कि इनहेलर्स नहीं लेना चाहिए, इनहेलर्स लेने से इनहेलर लेने की आदत लग जाती है, इनहेलर्स से लंग्स कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए लोग इस बीमारी को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं। शायद ये बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में इस बीमारी से ज्यादा मौतें होने का एज कम्पेयर टू अगर हम बाकी विश्व में बाकी वर्ल्ड्स की बात करें तो। डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर पाहुजा की बात से आपके लिए सवाल मेरे मन में है कि जागरूकता की कमी है, लोग नहीं जानते, इलाज नहीं करवाना चाहते। ये इसको अगर हम तोड़ना चाहें, इससे बाहर निकलना चाहें, क्या वो चीज़ें हैं जिनके प्रति लोगों को अलर्ट होना चाहिए? हमारा ये कार्यक्रम जो लोग देख रहे हैं उनको एक 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 आइडिया मिलना चाहिए कि कैसे इस बीमारी की शुरुआती पहचान वो कर पाए या दूसरे लोगों में वो कर पाए। पहले तो मैं अपना नाम करेक्ट करा दूं, मेरा नाम राजेश चावला है, जी राजेश चंद्रा नहीं। जी जी तो जी डॉक्टर चावला जी। जो तो इनकी जो देखिए जो पहचान है, जो अस्थमा की, इसमें क्या होता है पहले ये समझना जरूरी है कि होता क्या है। इसमें जो सांस की नलियां हैं उसमें सूजन आ जाती है, जो इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उससे जो पेशेंट है वो हाइपर रिएक्टिव हो जाता है। तो जो भी उसके ट्रिगर्स हैं, उसके कांटेक्ट में आने से सांस की नलियों में भीड़ापन आ जाता है और उसमें जो बलगम है वो अटकने लगता है। तो क्या होगा, इसमें पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होती है, खांसी आती है,
सीटीसी की आवाज आती है, और जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें वो व्हीज जो है चेस्ट के अंदर सुनाई देती है। ये आमतौर पे लक्षण है। कई लोगों में सिर्फ खांसी होती है, उनको सांस नहीं फूलता है। कुछ लोगों में उनके नेजल सिम्टम्स भी काफी होते हैं, जैसे नाक से पानी आना, छींके आना, और अलग से भी होता है और सांस की बीमारी के साथ होता है। तो आमतौर पे ये लक्षण होते हैं, और ये लक्षण जो है वो जरूरी नहीं है कि सारा साल रहें। कुछ व्यक्तियों में सीजन चेंज पे होते हैं, हर एक का कोई, किसी को ठंड में ज्यादा होते हैं, कुछ व्यक्तियों को सारा साल भी होते हैं। और इसमें जब पेशेंट नॉर्मल होता है, अगर उसके हम टेस्ट करते हैं, जो नॉर्मली हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिससे कि टेस्ट करते हैं, वो जब पेशेंट नॉर्मल होता है तो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अस्थमा नहीं है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी नेजल सिम्टम्स होते हैं, सांस में कठिनाई होती है, खांसी होती है, बलगम आता है, ये आमतौर पे इसके सिम्टम्स है। और आमतौर पर लोग ये समझते हैं डॉक्टर चावला कि ये चीज़ अगर होती है, सर्दी खांसी है भाई, थोड़ी सी तकलीफ है, ठीक हो जाएगी। आप भी कह रहे हैं कि पूरा साल या हमेशा लगातार नहीं रहता। तो क्या रिकरिंग होना इसका एक बड़ा संकेत है कि आपको बीमारी हो सकती है? नहीं, ये पहली बार में भी डायग्नोज हो सकता है, किस तरह से प्रेजेंट किया है और उस हिस्ट्री लेते हैं, उसको पेशेंट को उनकी फैमिली में क्या हिस्ट्री है। लेकिन पहले एपिसोड में कई दफा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस और भी कई इन्फेक्शंस में सेम तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, बट ये रिकरिंग होता है, कोई खास पैटर्न होता है, तो हमें पहचानने में आसानी होती है। और जब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं व्यक्तियों के, तो उनको पहले टेस्ट करते हैं, फिर उनको ब्रोंकोडायलेटर, जिससे सांस की नलियां वापस खुली हो जाती हैं, मतलब दवाई देने का जो भीड़ापन आता है वो नहीं रहता है। तो उससे हमें पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को अस्थमा की पॉसिबिलिटी है। तो ज्यादातर रिकरेंस, जैसा कि आपने कहा, ज्यादातर रिकरेंस जब होती है तब, और सांस के टेस्ट द्वारा हमें इस टेस्ट का, इस बीमारी का पता लग जाता है। जी। डॉक्टर पाहुजा, एक और सवाल, अगर लोग नहीं तुरंत चेतते हैं शुरुआत में ही, तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस, क्या खतरे बढ़ जाते हैं? तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर लोग इस बीमारी को नहीं ठीक से पकड़ते हैं, तो धीरे धीरे करके बीमारी आगे चल के सीवियर अस्थमा या डिफिकल्ट टू कंट्रोल अस्थमा, या जिसे हम रीमॉडल्ड अस्थमा कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो सकती है। इसमें देखिए होता क्या है, आज सपोज किसी को पहली बार इसका एपिसोड हुआ, उनकी सांस की नलियों में सूजन आएगी, हो सकता है कुछ समय के बाद वो सूजन ठीक हो जाए। फिर जब उन्हें